पढ़ रहे हैं क्या? इकोनॉमी। इस आशा के तहत कि आप घर जाकर पढ़ते होंगे। ठीक क्या? और टॉपिक है नया। टॉपिक है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। अब क्वेश्चन आएगा, तैयार रहना। मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। टॉपिक का नाम है ये, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ क्या जानने वाले आप लोग? क्या होती है मनी एंड इसके टाइप क्या हैं? क्या होती है बैंकिंग, भारत में कहाँ से स्टार्ट हुई, एटसेट्रा। और क्या है शेयर बाजार से लेके सब चीजें। मनी, बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो पहले बात करेंगे केवल किसकी? व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है। और दुनिया में जिस रूप को हम देख रहे हैं, ठीक क्या, तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, ये सारी दुनिया भागी फिर रही है कागजों के ऊपर। ठीक क्या? जिस पे कुछ लिखा हुआ है और तुम इस पे इतना विश्वास कर रहे हो, कोई सीमा ही नहीं है। अपने पूरे जीवन का लक्ष्य क्या बना दिया? कागज इकट्ठे करने में। ठीक। मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था। अभी एक जज के यहाँ से हाई कोर्ट के क्या मिले? घर में आग लग गई थी और क्या जल गए। और जो आपके हमारे 500 1000 कहीं गिर जाए, हम कहीं घंटे परेशान नहीं, यहीं गिरे थे, कहाँ थे यार, तुमने देखे क्या? और एक आदमी के नोट जल भी गए, उसे पता भी नहीं लग रहा कि कितने नोट कहाँ पड़े थे। ठीक क्या? तो बात करते हैं किसकी? मुद्रा की। अब ये बात तुम देख ही रहे हो, जल्दबाजी में ना तुम ना मैं, क्योंकि मेरे लिए क्या बैठे लोग, लगभग जीरो। मुझे लगता है इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें हर बात बतानी चाहिए कम से कम। ठीक। तो पहली बात करते हैं किसकी? मनी, मुद्रा की। तो चलते हैं कि जिस मुद्रा को आज आप और हम देख रहे हैं, क्या ये पहले ऐसी ही थी? नहीं। तो मुद्रा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मनी, हिस्ट्री ऑफ कि मनी की हिस्ट्री क्या है। तो मनी की हिस्ट्री, दुनिया में सबसे पहले क्या चल रहा था? बार्टर सिस्टम, अर्थात क्या? वस्तु विनिमय। प्राचीन काल में चीन से लेकर और यूरोप तक व्यापारिक मार्ग था, और इसी व्यापारिक मार्ग पे लोग आते और सामान के बदले सामान लेते, बस। इसमें कोई मुद्रा इन्वॉल्व नहीं थी। और ये पूरा व्यापार चल रहा था किस बात के ऊपर? तुम सामान के बदले सामान क्यों लोगे? केवल आपकी नीड्स के ऊपर। हमें ठंड लगती है, हमारे पास ऊन नहीं है, हमें आप क्या दे दो? ऊन। आप जहाँ रहते हो आपके पास कोई फल सब्जी नहीं होती है, हमसे क्या ले लो? फल सब्जी दालें इत्यादि। तो हमारा काम भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ठीक है? आप भेड़े पालते होंगे, तो हमें ऊन या अन्य सामान दे दो, और जो हमारे पास हमारा सामान है वो आप ले लो। ठीक। तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन काल में स्टार्ट हुई, सामान के बदले सामान। इस सिस्टम के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सामान के बदले सामान लेने का फायदा क्या है? जी, इकोनॉमी पढ़ने वाला दूसरा तो आया नहीं आज वो। सामान के बदले सामान देना, बस। यानी पहला फायदा तो केवल इतना है कि ये आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
और भी फायदा है इसका बहुत बढ़िया, बताओ। इकोनॉमी है, यहाँ एक बात के अंदर बातचीत है बहुत सारी। और क्या फायदा है इस बात का? कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं, कहीं चक्कर में पड़ना ही नहीं, ना कोई सरकार ना मुद्रा ना कुछ, तुम सामान दो हम लेंगे, बात खत्म। यानी यहाँ कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, हम टैक्स का नाम नहीं ले रहे, कोई सरकार वरकार नहीं है, सामान लो सामान दो छुट्टी, बात खत्म। ठीक, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि आज रात 8 बजे से 500 1000 के साथ छुट्टी, हमें चक्कर आ गए, उसने कहा सारे खत्म हो जाएंगे यार, ये पकड़ो अपने अपने, हमें क्या दे दियो दूसरे। यहाँ तो कोई संभावना ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो क्या रखे, कद्दू, लौकी, दाल, हमारा सामान ये है। तो इसमें किसी प्रकार की मूल्य गिरावट नहीं आती। जरा बताना एक बार, $1 जब हम आजाद हुए तो ₹1 के बराबर था, आज कितना है? तो ये तो बहुत दुर्गति होगी हमारी। हम ₹86 दे रहे तब मिल रहा उनका ₹1 हमें। यानी हमारे पास क्या आ गया है, डेप्रिसिएशन। कद्दू में, लौकी में, तोरी में डेप्रिसिएशन आता है कहीं? कुछ नहीं आता, बात खत्म, नो डेप्रिसिएशन। कितने बढ़िया बातचीत है। यानी इसमें कोई मूल्य गिरावट नहीं होती, कोई मूल्य ह्रास नहीं होता, नो डेप्रिसिएशन इन वैल्यू, सामान के बदले सामान है। ठीक, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है। ठीक, अभी पता लगा इनके पास चैन है, सोना है, मोबाइल है, फलाना है, ढिमका है, पैसे हैं, लोग फिर रहे लूटते हुए। पाकिस्तान में तो एक बहुत मेन गेम है, 2 आदमी कट्टा लगाए फिर रहे, किसी के पास रुपया, कट्टा दिखाया, मोबाइल यार चल दिए, सैकड़ों वीडियो कहाँ फिर रही, यूट्यूब पे। यानी ऐसा गेम, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ सुरक्षा के लिए कोई क्या लेके भाग जाएगा, 2 कद्दू, लौकी, क्या करेगा उनका? यानी यहाँ इस प्रकार की लूट या अन्य सामग्री इत्यादि खतरे क्या हैं, बहुत ही कम। ठीक, और क्या बातचीत है? ये करप्शन एक्सेट्रा भी नहीं है, ये बात मान गए। और क्या होगा इसमें? फायदे इसके दुनिया भर के बहुत हैं, ठीक, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत है। जरा 2 4 नुकसान बताओ, तब आगे बढ़ते हैं। इस बात का क्या नुकसान है? पहली बात तो ही होगी, दूसरी और बताओ कोई। क्या मसला है? इसमें चाहिए ये चीज, दोहरा संयोग, ड्यूल को इंसिडेंस। क्या मतलब है ये? मैं लिए फिर रहा हूं कद्दू, ठीक है, और मुझे अपने कद्दू बेचने हैं, तो ये संयोग बनेगा, किसी को मेरे कद्दू की जरूरत हो, और जो उस पे सामान्य जरूरत कैसे हो, मुझे हो। ये दोहरा संयोग जब तक नहीं होने का, मेरा माल बिकने का ही नहीं। और 5 दिन वेट करूं, 10 दिन करूं, 20 दिन करूं, क्या मेरा कद्दू सालों चलेगा? ये खराब ही नहीं होने का। इतना बिकने का नंबर आया, सारे टमाटर सब्जी पब्जी सब खत्म। क्या है? द इशू ऑफ पेरिसेबिलिटी, इशू ऑफ पेरिसेबिलिटी, खराब होने की समस्या है, सड़ने की समस्या है। जो माल आप चाहते हो बेचना, हो कच्चा माल है, उसमें बहुत सारे आइटम कैसे हैं, सारे फल और सब्जी, आप कब तक बेच पाओगे, उनका लाइफ स्पैन कितना है? आम बेच के आ जाओगे, 1 दिन 2 4 दिन में सामान लाद रखा गधे पे, सब उथल पुथल हो लिया, इतना बिकने गया। तो खराब होने की चुनौतियां, इशू ऑफ पेरिसेबिलिटी। सेकंड क्या दिक्कत है? दोहरा संयोग, किसी को आपके माल की जरूरत हो और उसके माल की आपको जरूरत हो,
जब तक ये दोहरा संयोग नहीं बनने का आपका माल बिकने का ही नहीं। अब ये संयोग बनाना हो तो लोग कहाँ जाया करते प्राचीन काल में? या तो जाते मेलों में कि वहां सभी लोग आ जाएंगे और जिसको जो जरूरत होगी वो ले लेगा, सामान के बदले सामान। या कहाँ चलेंगे? व्यापारिक मार्गों पर, वहां दुनिया भर के व्यापारी जा रहे हैं, कोई हमारा सामान ले लेगा और वहां बेच देगा जहां ये नहीं होता। तुम और हम सब एक जलवायु के आदमी हैं, तो हम सबके पास समान फसलें होती हैं। मेरा सामान तुम्हें क्यों चाहिए? वो तुम्हारे पास भी है वो तो जहां का सामान हमें चाहिए वो क्या होना चाहिए? इस जलवायु के बाहर का आदमी कोई। तो हम कहाँ जाएंगे बेचने फिर? जो इस क्लाइमेटिक जोन के बाहर रहते हों, जिन पे और फसलें हों और उत्पाद हों। तो क्या चुनौती है? ट्रांसपोर्ट की, फिर रहे हैं सामान लादे पता नहीं कहाँ से कहाँ तक, कितना परेशान हो रहे हैं चार सामान बेचने के लिए और चार सामान लेने के लिए। उत्तर भारत के लोग जा रहे हैं हिमालय में, जहाँ तिब्बत के व्यापारी आ रखे हैं उन्हीं सामान लेके। ठीक क्या? यानी बहुत बड़ी चुनौती है परिवहन की, सामान खराब होने की, दोहरे संयोग की। अब अभी तुम कहते हो ये लखपति है, ये करोड़पति है, अरबपति है, और यहाँ क्या बता रहे? ये कद्दूपति है, ये लौकीपति है। यानी यहां तो तुम्हारा पैसा आज क्या बन रहा है? तुम्हारा सामाजिक सम्मान। क्या कद्दू से भी सम्मान मिलता है? यानी इसमें एक इशू है, किस बात का? सामाजिक सम्मान का। दूसरा किसका इशू है इसके अंदर? ये बताओ, पैसे को तो आप अपनी तिजोरी में रख लो, बैंक में रख लो, किसी फॉर्म में रख लो, ये सामान तुम कहाँ रखोगे? कितना टाइम रखोगे? यानी संचय करने की चुनौतियां। क्या इसे कैसे रिजर्व करोगे? तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। ये सारा व्यापार चल रहा है केवल नीड्स के ऊपर। क्या यह आपके सपने पूरे कर देगा? नहीं, सपने पूरे नहीं होने के। क्या पूरी होगी? नीड्स। लेकिन ये आपके ढेरों सपने पूरा कर देगा। कौन? पैसा या मुद्रा। यहाँ तो बस आवश्यकताएं पूरी होंगी जो भी आपकी हैं, सामान के बदले सामान से। क्या कोई इससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? नहीं हो सकता। आर्थिक विकास हो जाएगा इससे? नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? क्योंकि तुम सामान के बदले सामान दे रहे हो। तो तुम्हारी रोड, बंदरगाह, हवाई अड्डे, स्कूल, अस्पताल एटसेट्रा कौन बनाएगा? तुम चेक करके देख लो। यानी उनका आर्थिक विकास कैसा होगा? सीमित। जब तुम कद्दू ही बेचते रहोगे तो फिर तुम रिसर्च भी करोगे? कुछ नहीं होती रिसर्च विसर्च। पढ़ाई, शिक्षा, व्यापार सब क्या हो जाएंगे? सिमट जाएंगे। तो इसकी दिक्कत थी। इन्हीं दिक्कतों के कारण से ही दुनिया ने इसे बाय बाय कर दिया कि इससे काम चलने का नहीं। इसमें तो बहुत दिक्कतें हैं, कहाँ सामान ढोते फिरे, क्या लेते फिरे। एक और बहुत बड़ा दिक्कत है इसमें। मेरे पास है हीरा और तुम हो चाय बेचने वाले। मैं हीरे का व्यापारी हूं और तुम चाय बेचने वाले हो। तो अब ये बताओ, तुम्हें चाय के बदले में हीरा दे दूं? इतना बड़ा पागल हूं मैं? यही गेम चल रहा था स्टार्टिंग में। क्या? कि सारा व्यापार सामान के बदले सामान था। पहले सामान के बदले क्या मिल रहे थे? सोने के सिक्के। कमाल देखो। बाद में यूरोप वाले क्या ले आए? तो चीन से यूरोप वाले क्या लेके आते? चाय। और चाय है क्या? सूखे हुए पत्ते। चाय कौन है? सूखे हुए पत्ते। और बदले में क्या जा रही है उनके? तो जिस देश के पत्ते क्या बिक रहे हो? चांदी के भाव। उसके तो क्या होली? चांदी। अंग्रेजों का दिमाग घूम गया। ऐसे तो पत्ते पत्ते हमारे पास, चांदी कहाँ मिलेगी? चीन। इनके कब्जे में कौन था? भारत। इन्होंने कहा ठीक है, भारत में अफीम पैदा करना शुरू करो। भारत में भयंकर अफीम पैदा हो रही है और किसे बेच के आ रहे हैं? चीन वालों को। चीन वालों को अफीम दी और चांदी वापस ले ली। पत्ते भी चले गए,
और चांदी भी चली गई। क्या मिली? अब चिंग मिंग चो क्या फिर है? अफीम। जरा जरा से आदमी और सारा खेल खत्म। 1000 साल का इतिहास ऐसा रहा, जिसने भी चीन पे हमला कर दिया उसने हरा दिया। जापान ने कर दिया हो, वियतनाम ने कर दिया हो, ब्रिटेन ने कर दिया हो, सब ने चीन को हराया। चीन की बुरी हालत। ठीक, क्या तुम हिस्ट्री पढ़ नहीं पाए शायद? दुनिया इसे जानती है एक नाम से। क्या है ये? इसे कहते हैं ओपियम वार। 19वीं सदी में चीन और ब्रिटेन के बीच 2 युद्ध हुए, जिन्हें अफीम युद्ध कहते हैं। 1839 और 1842 पहला। दूसरा 1856 1860। बाद में चीन वालों ने कान पकड़ लिए कि अंकल जी हमारे बस का कुछ नहीं, हम तो नशे में फिर रहे, युद्ध बुद्ध हमारे बस की बात नहीं है, आप हमारी जान छोड़ो, ये बताओ करना क्या है। उन्होंने कहा हमें करना व्यापार पूरे ईस्ट एशिया से, हमें चाहिए पूरा एरिया। कौन सा? हांगकांग। हम बनाएंगे यहाँ व्यापारिक कोठी और बंदरगाह। तो पूरा हांगकांग दे के जान बची, तब युद्ध खत्म हुआ। और तब से लेके आज तक हांगकांग कहाँ था? 1997 तक किसके पास? ब्रिटेन के। ऐसे बाद में कौन आ लिए? स्पेनिश और पुर्तगाली। उन्होंने कौन कब्जा कर लिया? मकाऊ पुर्तगाल के पास था। सन 2000 में किसके पास पहुंचा है? चीन के। अभी केवल 25 साल हुए मात्र। ठीक, यानी सबने इसमें व्यापार करने के लिए चीन को हराया और कब्जा किया। क्लियर? यानी यहाँ एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, सामान को तोड़कर बेचते ही मेरा हीरा खत्म। और तुम ये किस आधार पे कह रहे हो कि कोई कद्दू और मिर्च बराबर है? ऐसा कोई आधार नहीं है। यानी तुलना करना संभव नहीं है। बस केवल क्या है? आवश्यकता। तुलना नहीं हो सकती चाय की और हीरे की। इसे क्या बोलते हैं? द इशू ऑफ फंजेबिलिटी। इशू ऑफ फंजेबिलिटी। विखंडन की चुनौतियां। अपना सामान विखंडित करके कैसे बेचोगे? फलों को तोड़ के बेचोगे? आम, कद्दू, लौकी, अन्य सामान सब क्या हो जाएंगे? बेकार। इस सामान को आप टुकड़ों में तोड़ के नहीं बेच सकते। और टुकड़ों में टूटेगा तो सामान खराब होगा, वो हीरा हो चाहे फल सब्जी हो। तो किसका समस्या है इसमें? विखंडन की। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। इतनी बात में कुछ पूछना हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। मुझे बात समझानी, आगे चलना बस। ठीक। वस्तु विनिमय, इसके साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। कोई आर्थिक विकास नहीं हो रहा था, धन संचय नहीं कर पा रहे थे। इमरजेंसी में तुम्हारे क्या काम आएगा? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा जो तुम्हारे काम आ जाएगा। ठीक। अस्पताल तुम्हारे पास है, कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा तो विकास ही नहीं हो पा रहा है, तुम तो गांठ के पड़े सिर्फ आवश्यकता के ऊपर। तो इसके बाद व्यवस्था बदली गई और दुनिया में क्या आई कि हर चीज की तुलना करो और कोई मापक रखो। क्या आई? धात्विक मुद्रा, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी। और धात्विक मुद्रा सबसे पहले कहां से आई? भारत में सबसे पहले धात्विक मुद्रा चलाने वाले इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक रूलर्स। इंडो ग्रीक रूलर्स। हिंद यवन शासकों ने भारत में सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। धातु में तुम किसे कीमती मानोगे? वो थी सोना। तो सबसे पहले क्या चले? गोल्ड कॉइन, धात्विक मुद्रा चलनी शुरू। अब इसकी समस्याएं दूर। क्या समस्या थी इसकी? कि कैसे तुलना करें हर चीज की। तो तुलना का मापक बन गया, एक सिक्का, दो सिक्का, चार सिक्का, एटसेट्रा। यानी अब तुलना किससे हो रही है? सोने से। इसने व्यापार को आसान कर दिया। संचय करना आसान हो गया। संचय करना क्या है? आसान।
सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा और किसी से भी काम करवाना हो और उसे क्या देना हो बदले में, सोना, तो लोग भागकर काम करते हैं। अब एकदम से बड़े बड़े राजा, राज परिवार, विकास सब शुरू हो गए। उस काल में उसका अभाव था बहुत बड़ा। ठीक है, यहाँ साम्राज्य विकास सब शुरू हुआ, लेकिन फिर वही दिक्कत शुरू। जितनी भी आर्थिक गतिविधि बढ़ती जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उतनी ही क्या बढ़ेगी, सोने की डिमांड। क्योंकि तुम सारे काम किससे कर रहे हो, सोने से। तुम्हें मजदूरी देनी सोने में, व्यापार करना सोने में, तुम्हें तो सारे काम में किसमें करने, सोने में। अपने घर में बचा कर रखना है सोना, व्यापार का बचा हुआ सामान कुछ भी। क्लियर। तो जितनी भी आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो क्या बढ़ेगी फिर, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। क्या गोल्ड धरती पे ऐसे भाव फिर रहा है, जिसकी डिमांड हम मिनटों में पूरी कर देंगे। तो फिर गोल्ड के लिए संघर्ष होगा, संघर्ष होंगे, युद्ध होंगे। जिसके पास सोना होगा समस्या शुरू, इतना सोना कहां से लाएं, इतने सिक्के चलाएं कैसे। तो भाई सोना तो मिलना मुश्किल हो गया है, चलो अब चलाते हैं सोने के स्थान पे चांदी। क्या चल पड़ा, सिल्वर कॉइन। कब चल पड़ा, जब एक आदमी ने 1492 में पूरे विश्व का सबसे बड़ा भंडार चांदी का खोज दिया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कहां चला गया, मैक्सिको, और वहां के रेगिस्तान है चाउबा हुआ। कौन, चाउबा हुआ। और उसमें बहुत बड़ा भंडार है किसका, चांदी का। कहीं कहीं जहाज भर के वो कहाँ ले गया, यूरोप। और फिर तो यूरोप वालों ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया पूरे उत्तर अमेरिका के ऊपर। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, डच डेनिश ने, सब ने, स्पेन पुर्तगाल सब आ गए इस सोने की चांदी की लूट के चक्कर में। और सबने क्या बना दिया, अपने उपनिवेश। आज भी तुमने पढ़ी नहीं होगी बातचीत ये, कि जो उत्तर अमेरिका है, यहाँ कनाडा आज भी गुलाम है किसका, ब्रिटेन का। आज भी इसके पास कोई राष्ट्रपति नहीं है, लीगली सर्वे सर्वा कौन है, किंग चार्ल्स। जो वर्तमान किंग है वो इसके भी हेड है ऑफिशियल। लेकिन यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी, तो ये अपना काम कर रहे हैं, बस वो क्या रह गए, प्रतीकात्मक, सिंबॉलिकल। ठीक, यहाँ तो ब्रिटेन ने खुद ही कब्जा कर लिया था, 13 स्टेट किसने गुलाम बना दिए, ब्रिटेन ने। बाद में इन लोगों ने क्या की, अमेरिकन क्रांति, सुना के नाम है आज तक, जिसमें तुमने पढ़ी है क्या, बोस्टन टी पार्टी। ये बोस्टन टी पार्टी क्या थी, क्यों, सुन लो एक मिनट, कुछ नहीं है। भारत में होती है बक्सर का युद्ध 1764 में, वो समाप्त होता है इलाहाबाद की संधि के द्वारा 1765 में, 1765 में। और लगातार प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 में। 1757 से 8 साल तक लड़ाई चल रही है, उथल पुथल मची हुई है। और 1765 में वो खत्म होती है। और तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या जाती है, कंगाल, उसके हाथ में क्या आता है, कटोरा। और वो कहाँ पहुंचती है, ब्रिटेन, कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमने इतना बड़ा साम्राज्य आपको दे दिया, हमें पैसे दो। वो कहते हैं पैसे तो हमारे पास है नहीं, हम तुम्हें कुछ अधिकार दे सकते हैं, कि हमने कब्जा कर रखा है एक महाद्वीप पूरा पूरा, नॉर्थ अमेरिका। तुम्हें अधिकार है एक, जाओ एक्सक्लूसिव राइट, कि इस देश में बस चाय का व्यापार कौन कर सकती है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यानी इस पूरे महाद्वीप में चाय का व्यापार केवल कौन करेगी। अब जो कंपनियां यहां होंगी वो तो गई, उन्हें अधिकार ही नहीं है चाय का व्यापार करने का। उन लोगों ने वहां क्रांतियां शुरू कर दी, उन्होंने कहा हम इसका विरोध करेंगे भयंकर रूप से। ऐसे तो आप हर सामान ही अपनी कंपनियों को दे दोगे, तो व्यापारिक लड़ाई शुरू, जो क्या बदल गई, क्रांति में। और इनके चाय के जहाज लदे हुए खड़े थे, ठीक,
और एडम्स नाम के आदमी ने एक आदमियों के साथ मिलकर उन पे हमला बोल दिया। सारे चाय के बक्से कहाँ फेंक दिए? समुद्र में। इस घटना को क्या बोलते हैं? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी। और यहीं से क्या शुरू होती है? अमेरिकन क्रांति। इनका नेता बनता है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। और उसके बाद कब? 4 जुलाई 1776 को ये कहते हैं इनको हराकर कि हम तो हो गए हैं आजाद। ब्रिटेन का दुश्मन उस समय फ्रांस था, वो इनकी पूरी हेल्प कर रहा था कि हम तुम्हें पूरे पैसे देंगे, तुम्हें हरा दो। इन्होंने दिमाग खराब कर रखा हमारा। कहाँ? यूरोप में। तुम काम कर रहे हो बढ़िया। तो अमेरिका में कौन हार जाती है? ब्रिटेन। और उसके हाथ से क्या निकल जाता है? इतना बड़ा देश। तो उसी समय से भारत का टाइम खराब आ जाता है कि जो गलती अमेरिका में हो गई है वो भारत में होनी चाहिए बिल्कुल भी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां करवा दिया क्या? सत्यानाश सारा। इसके चक्कर में क्या निकल गया हमारे हाथ से? अब भारत हाथ से ना जाए, यहां लगाम कर दो कड़ी। और क्या करो तुरंत से एकदम से? रेगुलेट। और इसके जो रेगुलेशन है और फास्ट हो गए। यहां रेगुलेशन कब शुरू होता है? 1773 से। और कंपनी के ऊपर लगाम लगनी शुरू। और 1813 आते आते कंपनियां खेल खत्म। क्या कहा? बस चाय का व्यापार कर 20 साल के लिए, सब खत्म तुम्हारा। ठीक। और उसके बाद तो 1833, 20 साल बाद पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, दिमाग में बात बचनी, और रिवाइज नहीं करोगे तो बस सुन सुने खत्म होते रहेंगे बातचीत। 13 से 20 साल कब आएंगे? 33 में। अब कहा ईस्ट इंडिया कंपनी तेरा खेल खत्म। अब चाय वाय कुछ नहीं, बस अब तो पूरा व्यापार हम करवाएंगे अपने हिसाब से। तुम तो भयंकर पैसे लूट रहे हो। ठीक क्या? अब तक तुम्हारा गवर्नर है, हम नाम रखें गवर्नर जनरल। कौन आ गया वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक। पढ़ना हिस्ट्री अपनी जगह आराम से, हम तो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक क्या? उम्मीद है तुम टाइम से सब याद कर लोगे समय रहते। आर्थिक गतिविधि जितनी बढ़ेंगी, सोने की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। संघर्ष होंगे, युद्ध होंगे। तो जो दिक्कत उसमें थी, यहां नई दिक्कत शुरू। पहले किस में? गोल्ड में आई। फिर किस में आई? सिल्वर में आई। सेम दिक्कत। एग्जाम्पल तुम्हें दिया था अभी कि चीन से क्या लेके आ रहे हैं? चाय। बदले में क्या जा रही है? चांदी। तो इस व्यापार में फिर समस्या आई। और इसका निदान क्या आया? धात्विक मुद्राएं भी क्या मांगने लगी? कि समस्या का हल करो। जितनी व्यापारियों को जरूरत है उतना धन उनके पास पहुंचना चाहिए। तो चीन ने विश्व में सबसे पहले क्या ला दी? कागजी मुद्रा। तो तब दुनिया में क्या आती है? पेपर करेंसी। तो धातु वाली मुद्रा के साथ जो दिक्कतें थी वो दूर करने के लिए एक और नया सिस्टम आता है। क्या? पेपर करेंसी। अब पेपर पे लिख के मैं तुम्हें पकड़ा दूं, कागज पे लिख के, ठीक, कि ये रहे 2000 रुपये, तुम मान लोगे? किधर मजाक कर रहे हैं? ठीक क्या? ऐसे कौन मान लेगा? तो ये मनवाने के लिए अब कौन खड़े हो गए दुनिया में? सेंट्रल बैंक। अगर मुद्रा चलानी है तो कोई बनाना पड़ेगा हमें, क्या? जिम्मेदार। और वो जिम्मेदार कौन है? केंद्रीय बैंक। तब विश्व में बनने शुरू हुए केंद्रीय बैंक। ठीक। और हम चूंकि संबंध किससे बातचीत कर रहे हैं? भारत के बारे में। तो भारत में भी कौन बनी? दो ऐसी कमेटी। भारत में दो ऐसी कमेटी बनी है जिनका उद्देश्य ये था कि भारत में भी क्या बनाओ? सेंट्रल बैंक। क्यों? की पॉइंट लिख लिया करते हैं, हर बात समझा करते हैं। क्योंकि सारे भारत को अंग्रेजों ने बांट दिया था 3 प्रेसिडेंसियों में, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। और हर प्रेसिडेंसी में एक अलग बैंक था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास।
ये बना था 1806 में, ये बना 1840 में, और ये बना 1843 में। इन्हें अधिकार दे दिए तुम्हें नोट छापते रहना और चलाते रहो। जब बैंक को ही नोट छापने के अधिकार है, उसे कौन करे कंट्रोल? क्या बताओ कितने छाप ले और उसे कैसे मैनेज करें? तो तब एक समिति बनी। कब समिति बनी? 1914 के आसपास। कौन समिति थी? चैम्बरलिन कमीशन। क्या नाम बताया? चैम्बरलिन कमीशन। चैम्बरलिन कमीशन। इससे ये कहा गया कि भारत में एक सेंट्रल बैंक की संभावनाएं क्या हैं, वो कैसे बने। तो इसने कहा, क्या कहा कि सबसे पहले तो ये खेल बंद करो, इन तीनों बैंकों को एक कर दो पहले तो तीनों बैंक एक करवा दिए। कब? 1921 में। और क्या नाम रखा इनका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल कौन? साम्राज्य, भारत का साम्राज्यवादी बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनता है? 1921 में। इसी का नाम आज क्या है? 1 जुलाई 1955 को हमने कर दिया इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। इसे जानते हैं आज किस नाम से? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था? और ये कहां से बने थे? 3 बैंकों से, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इनका ये खेल खत्म। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले नोट छाप रहा था। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक बनने से पहले उसका मेन बैंक कौन था? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज भी वहां का सबसे बड़ा बैंक है और भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। भारत के 3 बैंक के नाम ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी, एचडीएफसी। दूसरा बैंक आईसीआईसीआई। और तीसरा बैंक पैसे के रूप में भारत के टॉप 3 बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और तीसरा एसबीआई। टॉप 3 बैंक। अब समिति बनी कौन? दूसरी, 1927 में। कौन? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। इसकी सिफारिश पर बाद में एक कानून बनाया गया, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934। और इसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को क्या खड़ा हो गया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, रिजर्व बैंक की जेब में चवन्नी नहीं थी। इसमें पैसा कौन लगाए? रिजर्व बैंक क्या चाहिए थे? पढ़ रखी तुमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री। रिजर्व बैंक का प्रारंभिक कैपिटल था 5 करोड़। उस समय के 5 करोड़, जैसे आज के 5,000 करोड़ ना हो शायद। ठीक है? इतना पैसा कौन दे? अंग्रेज कह रहे हैं क्या कि यहाँ तो वर्ल्ड वार के मुहाने पे खड़े हैं, चवन्नी जेब में है नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार ने सब खत्म कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। सरकार ने कहा, भारत की जो उस समय कौन थी, ब्रिटिश इंडिया, कि ठीक है इसमें कुछ पैसे हम किसी से लगवा लेंगे। तो बहुत से प्राइवेट आदमियों ने अपने पैसे कहाँ लगा दिए? 94% पैसा कहाँ से लिया मॉनिटर ने? विदेशियों से, जिनका मन हो क्या ले लो, इसमें हिस्सेदारी। और 6% किसके थे? बस ब्रिटिश इंडिया। अब जब हम आजाद हुए तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? जिसके भी इसमें पैसे लगे हुए, ये पकड़ो अपने पैसे, तुम्हारा क्या हो चुका है? राष्ट्रीयकरण। तो 1 जनवरी
1949 को हमने एक नया कानून बनाया, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949, कि भारत के सारे बैंक अब कैसे चलेंगे। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, और हमने कर दिया क्या, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। और ये क्या बन गया, 100% भारतीय पूंजी के साथ भारतीय सेंट्रल बैंक। कौन, आरबीआई। समझे कहानी। आरबीआई अब सेंट्रल बैंक बनने शुरू हुए। लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी क्लिक नहीं कर रहा होगा शायद ये बात, कि पहले तो तुम क्या चला रहे थे, धातु वाली मुद्रा। धातु वाली मुद्रा में कोई चिंता है ही नहीं। इस पे इस राजा का नाम लिखा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का ना लिखो पिघला के बेच दो, कोई समस्या नहीं है। इसकी तो अपने आप में मूल्य है। क्या कहा मैंने, क्या बोला, अंतर्निहित मूल्य। क्या कागज का भी अपने आप में कोई मूल्य है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ढंग का नोट अभी भीग जाए, तुम सुखाते फिर रहे, प्रेस करते फिर रहे, उसके ऊपर फट ना जाइए, इसे कोई लेने का बिल्कुल भी। ठीक क्या, क्यों, उसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारा सोना हो, खराब हो जाए, गंदा हो जाए, छिट पिट जाए, सारा पिघलाओ दोबारा फिर ऐसा का ऐसा ही, उसका तो अपने आप में मूल्य है। इसे क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। कागज का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। तो फिर गारंटी के रूप में ये कानून काम करता है। कौन सा है वो, आरबीआई एक्ट 1934। इस कानून के तहत भारत के राजा, उस समय का वायसराय या ब्रिटिश गवर्नमेंट, और आज का राष्ट्रपति किसे देता है अधिकार, सेंट्रल बैंक के गवर्नर को। और गवर्नर उसके बिहाफ पर हर नोट पे लिखकर क्या देता है आपको, एक वचन, ओथ। क्या कसम है, कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूं। ठीक, अब पहले ये वचन कैसे दिए जा रहे थे, सुनना ध्यान से। मैं तुम्हारी बात पे यकीन मानता ही नहीं। तुम्हारे कहने पे मैं अपना सोना वोना सब छोड़कर क्या ले रहा हूं, कागज के टुकड़े। लेकिन अगर तुम इन्हें जारी करोगे तो मुझे गारंटी दो, जिस दिन मैं तुम्हारे पास ये चाहूं चेंज करना, तो बदले मुझे क्या देना तुरंत एकदम, सोना। हम कहां से लौटे हैं, सोने से। कागज की वैल्यू नहीं है। इन्होंने कहा पक्का ठीक है। तो जब दुनिया ने सबसे पहली बार करेंसी जारी की गई, तो दुनिया के हर देश ने क्या कहा, कि एक सिस्टम अपनाएंगे। क्या सिस्टम होगा वो, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, स्वर्ण मान प्रणाली। क्या, कि दुनिया में कोई भी बैंक, सेंट्रल बैंक, अगर ₹1 या एक करेंसी जारी करेगा, मान लिया $1, और मान लिया £1, और मान लिया ₹1, कोई जारी करेगा, तो उसे अपने खजाने में क्या रखना पड़ेगा, गोल्ड, सोना। और हम वचन देते हैं, तुम ये कागज हमारे पास लेते आना, और बदले में अपना सोना ले जाना। तो क्या नाम पड़ा इसका, स्वर्ण मान प्रणाली। यह भारत में कब से थी, 1935 से और 1956 तक। कोई भी सेंट्रल बैंक अगर नोट जारी करेगा, तो क्या रखेगा अपने पास, गोल्ड। अब तुमने पिछले ये बात कही थी थोड़ी देर पहले, ये क्या कहा तुमने अभी, कि आर्थिक आवश्यकताएं दुनिया भर की हैं, वो कद्दू से पूरे नहीं होने की। क्या लेके आओ उसके स्थान पे, धातुएं। आर्थिक आवश्यकताएं इतनी है, कहां तक धातु लाए इतनी,
धातु इतनी कहाँ तक लाएं, ये पूरा नहीं पाड़ने वाली। चलो फिर क्या चलाते हैं, पहले सोने के स्थान पे चांदी, फिर मिक्स मेटल, फिर क्या चला दिया एक ने तो, जीतल, टका, मिक्स धातुवे, क्लियर, तांबे के चल पड़े फिर। यानी धातु इतनी कहाँ से लाएं, सेकंड वर्ल्ड वार आ गई है, और सेकंड वर्ल्ड वार में जो गोलियां है वो किसकी बननी है, मेटल की, तांबे की। तांबा भी खत्म हो चुका है, सरकार तांबा मांग रही है, किसी घर में रखा हो तो ला दो। ठीक, तो क्या धातु खत्म करो, क्या लाओ इसके स्थान पे, कागजी मुद्रा। हमें गारंटी दो कि जब भी तुम्हारे पास वापस ले आएंगे, हमें क्या देना तुम बदले में, हमारा गोल्ड, हम तुम पे विश्वास कर लेंगे। ठीक क्या बातचीत। लेकिन अब जितनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उतनी क्या बढ़ेगी, कागज की डिमांड। जितने कोई भी सेंट्रल बैंक ये नोट जारी करेगा, उसे अपने पास क्या रखना पड़ेगा, सोना। अब फिर बात जो तो इतना सोना कहां से लाएं, अगर सबको तनख्वाहें बंटवानी है, व्यापार चलवाना है, तो क्या चाहिए ने, कागज। और कागज हम छाप ही तब सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, सोना। तो ये सिस्टम क्या हो गया, कोलैप्स, कि इतना सोना कहां से लाएं नोट छापने के लिए। चलो सिस्टम बदलते हैं, क्या कहते हैं इसे, स्वर्ण मान प्रणाली। लिखते रहना, कभी तुम सुनते रह जाओ, मेरे याद फिर भी है, तुम्हारे रहने का है। लिख लो जो लिखना है, मैंने तो अपनी बात बता दी, ठीक है नहीं। पेपर करेंसी चलाने वाला था शेरशाह सूरी, जिसने चलाया रुपया, शेरशाह सूरी। रुपये का आविष्कारक या चलाने वाला वही है यहाँ। सांकेतिक रूप से काम करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने अपने टाइम से आगे के भी बहुत सारे काम शुरू कर दिए, वो आदमियों के समझ में आए ही नहीं, और जो भी काम करता वही फ्लॉप। ठीक क्या, दो आप में कर बढ़ा दिया, वो नहीं चल पाया। धातु की मुद्रा चलाई, लेकिन सांकेतिक चलाए सिक्के उसने, सांकेतिक, कि चमड़े पे लिख के कह दूंगा सिक्का हो गया, धातु बातु छोड़ दो। उन्होंने कहा कहाँ पागल वाले बात कर रहे हैं यार, हम नहीं मानते। वो कर क्या करते उसकी फेल। तो स्वर्ण मान प्रणाली, इसे एक और नाम से भी जानते हैं, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, आनुपातिक निधि पद्धति हिंदी में। आनुपातिक निधि पद्धति, क्या मामला था ये, कि जितने भी करेंसी छापेगा आरबीआई, उतना क्या रखना पड़ेगा, और क्या कहा था, कम से कम 40% गोल्ड तो रखना पड़ेगा पक्का, इससे कम नहीं कर सकता। अगर 100 रुपए छापेगा तो हर हाल में 40% गोल्ड अपने पास हमेशा बनाए रखे। क्या नाम था, आनुपातिक, अनुपात में रिजर्व सिस्टम। तो अगर 100 रुपए जारी करेगा छाप के आरबीआई, तो उसके 40 रुपये के मूल्य के बराबर का क्या रखे अपने पास, गोल्ड। तो पता लगा इतना गोल्ड कहाँ से लाए यार, हमारे पास तो इतना गोल्ड है नहीं। धरती पे आज तक गोल्ड सबसे बड़ा किसके पास रहा है, मनसा मूसा, कहाँ का राजा, माली का राजा। इतना बड़ा भंडार इतना आज तक वर्ल्ड में किसी के पास हुआ ही नहीं है। अपने घर से क्या चल पड़ा, हज यात्रा पे, ऊंटों पे क्या लदवा दिया, सोना, उसे चला गया बांटता हुआ, अंधा पैसा उसके पास। ऐसा शहर बसा दिया कि क्या है, पूरे पूरे रेगिस्तान में धरती के नीचे, ऊपर ठंडी कैसी है, गारे की चिनाई। जो पूरा शहर क्या रहता है, ठंडा बिल्कुल एकदम। छोटी छोटी गलियां हैं कैसी, चारों तरफ कैसी है, मिट्टी की बनी हुई। पूरा शहर ठंडा रेगिस्तान के बीच में। कौन सी नगर है वो, टिम्बकटू। तुम तो कहानी सुने फिर रहे क्या, टिम्बकटू। और टिम्बकटू कौन है, माली की राजधानी, माली की राजधानी टिम्बकटू। अब
1956 में इस सिस्टम में वही दिक्कत थी, सोना कहाँ से लाएं, देश लगातार कर रहा है तरक्की, है चाहिए पैसे मुद्रा, हम छाप ही नहीं पा रहे, हमारे पास इतना सोना ही नहीं है। तो सरकार ने इसमें चेंज किया और क्या अपनाया, नया सिस्टम MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम निधि पद्धति, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस बार सरकार कह रही है क्या, सरकार कह रही है तुम्हें 40-42% कुछ नहीं रखना, जितना मन करे नोट छापो, बस एक मिनिमम भंडार अपने पास रखो। कितने का, 200 करोड़ का एक मिनिमम रिजर्व तुम्हें रखना है, 200 करोड़ का बस। और ये 200 करोड़ भी दो फॉर्म में रखने हैं। 115 करोड़ के मूल्य का तो क्या रखो, 115 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर का तो गोल्ड, और 85 करोड़ रुपये के मूल्य का क्या रखो, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा, ताकि तुम्हें विदेशी व्यापार में दिक्कत ना आए, तेल गैस मंगवाने में, कुछ मंगवाने में। ये भारत में प्रारंभ की गई 6 अक्टूबर 1956 से। क्या कहते हैं इसे, MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगर आज कोई आपसे पूछे भारत में मुद्रा जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, MRS, फ्रॉम 6 अक्टूबर 1956 से। और कितना है वो न्यूनतम, 200 करोड़ मेंटेन करो और नोट छापो। आज भारत में मनी इन सर्कुलेशन टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन इन 2024, ये लिखा हुआ है। इतने मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक, लगभग 34 लाख करोड़, 34 लाख करोड़। कोरोना काल में कितने थे, 15.5 लाख करोड़। इतने नोट प्रचलन में थे, अभी कितने हैं, लगभग 35 लाख करोड़, लगभग 35 लाख करोड़ इतने नोट सर्कुलेशन में है। तुम्हारे पास कितने वो तुम जानो, लोगों घर में तो आग लग रही तो नोट ही फूक रहे, ठीक क्या। ₹34 ट्रिलियन, या क्या कहो 35 लाख करोड़। इन्होंने ये भी बता दिया कितने रुपए कितने नोट थे, कितने वापस आ गए हैं। सन 2000 के नोट 2023 में 97.26% वापस आ गए, इन्होंने छापने बंद कर दिए अभी, ठीक। यहाँ 500,000 के बंद हो गए थे, वो वापस आ गए। 20 में बाजार में कितने रुपये थे, आज कितने हैं। अर्थव्यवस्था जैसे बढ़ती जाएगी, यहाँ रुपया छाप के इसकी डिमांड पूरे करने की नीड बढ़ती जाएगी। आपके डाक खाने, आपके बैंक, आपके ATM, सब में कैश चाहिए दुनिया भर का, ठीक। लेकिन ये चाहते हैं ये कैश और इसकी छपाई एटसेट्रा सब क्या हो जाए, खत्म। ये पूरा गेम में कहाँ लेके आ जाए जरा, UPI पे। और भविष्य में क्या आने वाला, ई-रूपी। चलो तुमसे और जानते हैं थोड़ी सी बातचीत, व्हाट इज ई-रूपी। बिल्कुल इसी कागज की मुद्रा को अगर सरकार इलेक्ट्रॉनिक रूप में छापे, बिल्कुल जैसे कागज के नोट है ऐसे दिखाई देंगे आपको वो। देखो जरा एक मिनट, कौन छापेगा इसे, सेंट्रल बैंक, ई-रूपी,
ये हैं ई रुपये रहे, जैसे कागज ऐसे हैं, ये दिख रहे हैं बस। आरबीआई ही छापती है, क्या बना दिया इसके लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, वो छापती है क्या, ई रुपये। इट इज ए टोकन बेस्ड करेंसी, यह है यूपीआई से अलग है। जैसे आपकी जेब में पैसे हैं, उसी प्रकार से आपके एक वॉलेट में भी क्या है, ई रुपये, जिससे बिना इंटरनेट आदि के आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रूप में। तो भविष्य में ये नोट छापना, इस पे होने वाला खर्चा सब खत्म होगा, और सरकार कहाँ जाती है आहिस्ता आहिस्ता ना, इलेक्ट्रॉनिक की। तो जितने मूल्य के आज नोट चल रहे हैं, उतने मूल्य क्या हैं। अगर आपको ई रुपये लेने हो तो क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक जाके क्या करना पड़ेगा, अपना वॉलेट करना पड़ेगा जनरेट, और अपने बैंक से अपनी कुछ मूल्य करेंसी को क्या करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट ई रुपये में, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तो आज भारत में क्या चल रहा है, एमआरएस, नोट जारी करने के लिए सरकार बस क्या रखेगी, 200 करोड़, और छापे कितने बैठी, 35 लाख करोड़। इसे कहते हैं मजाक। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत सरकार दूर नहीं कर रही है, हमारे आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है वो। अभी महाराष्ट्र में एक कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ 120 करोड़ का, और उस घोटाले में बैंक ने अपना कारोबार कुछ समय के लिए बंद कर दिया। आपका मेरा जीवन का सारा पैसा उसी बैंक में रखा हुआ था। सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से केवल बैंक में इतने भी रुपए आपके जमा हैं, उनका कर रखा है बीमा। तो चाहे बैंक में आपके 10 करोड़ हों, आपको सरकार कितना वापस करेगी, बस 5 लाख। कितने, तो आपकी सिक्योरिटी केवल 5 लाख तक की है। इससे फालतू पैसे अगर आप कहीं भी जमा करते हैं तो ये ओन रिस्क है, इससे फालतू वापस नहीं मिलने के। ये पूरी तरह से गलत है। आपके विश्वास पे तो हम कागज को नोट माने बैठे हैं, ठीक है, हमने अपना पूरा जीवन लगाया, बैंक भर दिया है, ठीक, और बैंक में जो रखा हुआ है वो हमें मिल सकता है कितना, बस अगर कोई दिक्कत आती है तो केवल 5 लाख रुपए। तो आपके विश्वास पे तो हम चेक चला रहे हैं, सारे काम चला रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी आप दे नहीं रहे हैं। जब क्या होना चाहिए, 100% पैसे की गारंटी सरकार की होनी चाहिए, जब उसके ट्रस्ट पे सारा कारोबार चल रहा है तो। और वो 35 लाख करोड़ छापे बैठा है, और अपने पास क्या रखा मेंटेन करके, ये मिनिमम है। ये क्या है, मिनिमम। आज भारत के पास 7वां सबसे बड़ा गोल्ड का भंडार है वर्ल्ड में, लगभग 880 टन के आसपास, ठीक। विदेशी मुद्रा भंडार है 600 बिलियन डॉलर का। तो केवल 200 करोड़ नहीं है उसके पास, उतने से बढ़ा रखा है बहुत सारा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा रखा। 35 लाख करोड़ उसके पास कहीं बैकअप में रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक क्या। अगर बैकअप में होता तो देश दिवालिया ना होते। अगर श्रीलंका ने बैकअप में कुछ रखा होता तो क्या बताता, कोई बात नहीं, पैसे हमारे पास रखे, यहां से पकड़ा देंगे। तो नोट जारी कर लिए, कर्जे ले लिए और पैसे फूंक दिए, अब देने को कुछ नहीं है। ना पाकिस्तान पे है, ना किस पे है, श्रीलंका पे है, ना दुनिया किसी देश पे है, सब पे कि मिनिमम सिस्टम रखा हुआ है बस। तो यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत हो बताओ, मिलते हैं सोमवार को। फिर क्या आएगी इसी में, और करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या होती है डिजिटल करेंसी, ये सारी बात पढ़नी है। उम्मीद है आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आई होंगी।